आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में जब आप और हम सब इस खतरे से घिरे हुए हैं, कोरोना, हार्ट अटैक, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तो इस बीच जब केसेस कम होते हैं और ये आंकड़ा मालूम पड़ता है तो राहत की खबर लगती है। लेकिन चिंता की बात यह है, मौत का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देश में 24 घंटे के आंकड़े 2,57,299 नए केसेस सामने आए हैं सिर्फ 24 घंटे में, जबकि 24 घंटे में 4,194 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, 87.76% रिकवरी रेट है, मतलब बेहतर हुआ है रिकवरी रेट। ज्यादातर लोग घर जा रहे हैं ठीक होकर, रिकवर होकर। केसेस जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवर होकर घर लौट रहे हैं, जो कि ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी राहत की बात है। शासन प्रशासन भी राहत महसूस कर रहा है। लेकिन जो चिंता की बात है वो अभी भी मौत के आंकड़े को लेकर बनी हुई है। साथ ही साथ कोरोना पेशेंट्स में जिस तरीके से ब्लैक फंगस के केस भी सामने आ रहे हैं वो भी चिंता वाली बात है, डराने वाली बात है। कई राज्यों में इसे महामारी भी घोषित किया गया है और ब्लैक फंगस से आगे कैसे निपटा जाए इसको लेकर अभी से बैठकें चल रही हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले डराने वाले हैं और पिछले 2 महीने में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फंगस के मामले यहीं पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो मौत का सिलसिला भी चल रहा है। अब तक दिल्ली में 10 मरीजों ने अलग अलग अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इनमें से 6 मरीजों की मौत एम्स में हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस को दिल्ली में भी महामारी घोषित किया जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली के 3 अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहां महामारी घोषित होने की तैयारी हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के मामले अचानक आखिर कैसे बढ़ने लगे, क्यों बढ़े? केस में जब इजाफा हो रहा है तो उस पर कैसे सियासत भी हो रही है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने समझने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, जिसमें एक डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कोरोना को लेकर जानकारी देंगे। ब्लैक फंगस के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के, वो चिंता वाली बात है। और इन तमाम राज्यों में केसेस तेजी से बढ़े हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सभी वो राज्य हैं जहां केसेस तेजी से उछाल देखने को मिला है। और लखनऊ, प्रयागराज, नासिक, इन केसेस के बढ़ने के बाद अलग अलग जगह केसेस को देखते हुए अलग से सेंटर्स बनाने की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे, अलग से व्यवस्था होगी। किसी भी तरह से दवा की कमी महसूस ना हो, ये भी सुनिश्चित करना राज्य सरकारों के जरिए देखा जा रहा है। शासन प्रशासन को पहले से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई है। एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। देखिए, ये बीमारी एकदम सामने आई है और मार्केट में इसकी दवा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मौजूद नहीं है। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें मिली भी है, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा है। 268 मरीज आज की तारीख तक इसके आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि वहाँ से 12,000 वायल्स हमें मिले। लेकिन कल हमने मीटिंग करके तय किया है कि हम डायरेक्ट भी इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए कार्रवाई शुरू आरंभ कर दी गई।
इस बीच बड़ी खबर, कोरोना महामारी के बीच में ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ता हुआ और दिल्ली में ब्लैक फंगस के 10 मरीजों की मौत हुई है। सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर का ये आंकड़ा है। 5 दिन में ब्लैक फंगस के 10 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली एम्स में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि दिल्ली में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 197 केसेस सामने आ चुके हैं। और केसेस अगर इसी तरीके से तेज रफ्तार के साथ बढ़ते रहे तो फिर दिल्ली सरकार के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही इसे लेकर बैठक भी कर चुके हैं और कह रहे हैं ब्लैक फंगस का अलग से सेंटर बनाएंगे अगर जरूरत हुई तो। इस बीच गुजरात से बड़ी खबर, जहां अहमदाबाद में 13 साल का बच्चा ब्लैक फंगस से संक्रमित हुआ। प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया बच्चे को और वहां सफलतापूर्वक सर्जरी कर ली गई है। अब पिछले महीने कोरोना संक्रमित हुआ था बच्चा और फिर उसमें ब्लैक फंगस की परेशानी देखने को मिली, जिसके बाद 13 साल के इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में अभी भी बच्चे को रखा गया है, लेकिन 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी परेशान दिखाई दे रहा है और उन सभी लोगों की चिंता भी बढ़ गई है जो अभी कोरोना से संक्रमित हैं या फिर रिकवर हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर सूरत से, जहां 700 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं। जिला अस्पताल में अलग से स्पेशल वार्ड बनाया गया है। 500 से ज्यादा मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। गुजरात ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुका है क्योंकि केसेस तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सूरत में, जहां पर 700 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत तेजी के साथ इन केसेस को देखने के बाद हड़कंप की स्थिति भी है और साथ ही साथ उन व्यवस्थाओं पर भी नजर है जिससे ब्लैक फंगस को कंट्रोल किया जा सके, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सके, कैसे ब्लैक फंगस को ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंचने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, शुरुआती स्टेज में ही दवा देकर कंट्रोल हो जाए। इन सब बातों पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है और मीटिंग्स का दौर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बाकी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चल रहा है। ब्लैक फंगस पर हम बात करेंगे, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ व्यवस्थाओं पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बीजेपी लीडर गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजय अरोड़ा होंगे हमारे साथ, कांग्रेस नेता, और डॉक्टर डी के गुप्ता जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का ही बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले सवाल, हालांकि डॉक्टर साहब से मैं सवाल पूछती, लेकिन चूंकि व्यवस्थाओं पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले गुलरेज साहब आपसे ही मैं पूछ लेती हूं, जो मौजूदा स्थिति है, मैं बार बार कहती हूं, बहुत सकारात्मक सोच के साथ सरकार कोई भी होती, महामारी अनएक्सपेक्टेड तरीके से फैलती है और जो व्यवस्थाएं होती हैं वो नाकाफी साबित होती हैं। ऐसे में जरूरत है गलतियों से सीखने की, गलतियों को स्वीकार करने की। आगे भविष्य को लेकर प्लानिंग क्या हो रही है, क्योंकि अभी तो कोरोना से निपटने पर बात हो रही थी, अभी ब्लैक फंगस का खतरा, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना से भी खतरनाक है ब्लैक फंगस। क्या कर रहे हैं आप लोग? डेफिनेटली कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी जो है वो काफी हाई है। कोरोना में मॉर्टेलिटी रेट कम होता है और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, उस लिहाज से भी मैं बात कर रहा हूँ इस विषय पर। और केंद्र सरकार ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को ये इस बात का अनुरोध किया है कि ब्लैक फंगस को नोटिफाई करें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत, ताकि क्या होता है कि जितने भी केसेस हो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है और जो सस्पेक्टेड भी होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करना अनिवार्य हो और वह रिपोर्ट केंद्र सरकार तक भी पहुंचती है ताकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से बनाई जा सके। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी निवेदन किया है डॉक्टर्स से कि आप जो है जब तक के कोविड पॉजिटिव पेशेंट को स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं हो, उसको बेवजह स्टेरॉइड नहीं दे। ये नहीं करें कि कोई व्यक्ति भी कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, उसको हमने स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया, कि उससे क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और जब बॉडी की इम्यूनिटी गिरती है तो ब्लैक फंगस का प्रकोप होता है। ब्लैक फंगस ऑलरेडी हमारी सॉइल में होती है, हमारी वेजिटेबल में होती है, लेकिन जब इम्यूनिटी कम होती है व्यक्ति की तो उसको सॉफ्ट टारगेट की तरह अटैक करती है। रही बात जहां तक भारत सरकार की है, देखिए इसके लिए जो दवाई है एम्पेट्रोसिन बी, अभी तक इसको 6 कंपनीज भारत में इसको मैन्युफैक्चर करती थी और अभी 5 नई कंपनीज को और इसके लिए लाइसेंस दिया गया है। साथ ही जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो
करने के लिए भी कहा गया है, प्रोडक्शन बढ़ाने का कहा गया है और वो काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 6 लाख बॉयज भारत सरकार इंपोर्ट कर रही है दूसरे कंट्रीज से और साथ ही जो स्टेट की गवर्नमेंट है वे भी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने लेवल पर भी। तो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा व्यूअर्स से कि आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करें। हमारे देश में समस्या है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं और नीम हकीमों के पास भी जाते हैं। कई हकीम आपको स्टेरॉइड दे देते हैं ताकि तुरंत कुछ फायदा दिखे, वो उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी और ब्लैक फंगस का शिकार होते हैं। मास्क का उपयोग जरूर करें और यदि आपकी इम्यूनिटी कम है, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है तो घरों में रहे, बेहतर है। हाँ, डॉक्टर डीके गुप्ता, चूंकि अभी तो कोरोना काल में हम लोग हाइजीन पर बात कर रहे थे, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने पर बात कर रहे थे, अभी इस बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ये खतरनाक और भी ज्यादा नजर आ रहा है। दो चीजें तो कॉमन है, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको कोशिशें करनी चाहिए, फिर वो आपका खान पान हो या फिर एक्सरसाइज हो, योगा हो। लेकिन ये जानना जरूरी है, कोरोना संक्रमित जो लोग रिकवर हो गए हैं उनमें आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर बहुत सी चीजें देखने को मिली हैं। कई केसेस में तो हार्ट अटैक भी हुआ है, कई केसेस में ब्लैक फंगस के केस मिल रहे हैं। ये जो दो बड़ी चीजें हैं, हार्ट अटैक या फिर ब्लैक फंगस, ये खतरा कितने दिन तक रहता है? जो लोग रिकवर हुए हैं उनके लिए बताइए। जी रचना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट है, जो कोविड ठीक होकर आ रहे हैं, जिसको निमोनिया था, जिनको स्टेरॉइड चल रहे थे, जिनको आईवी एंटीबायोटिक्स चल रही थी, जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन चल रहे थे, जो लॉन्ग टर्म आईवी फ्लूइड्स चल रहे थे, जिनका आईसीयू स्टे पड़ा था, या जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, कैंसर पेशेंट्स हैं, एचआईवी पेशेंट्स हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज है और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, ये सब लोग हाई रिस्क होते हैं। पोस्ट कोविड भी इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन क्योंकि हमें पता है जो कोविड है वो खाली लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, लंग्स को तो करता है, मेजर ऑर्गन लंग्स तो है, उसके अलावा जो ये और ऑर्गन्स को जो अफेक्ट करता है उसमें हार्ट है, किडनी है, लिवर है, इवन ब्रेन है, तो बहुत सारे दूसरे अंग है जिनको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। और कुछ बिकॉज हम लोग की इम्यूनिटी कम हो जाती है कोविड में, तो उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी चपेट में ले लेते हैं अगर आपने ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जैसे अब आप बात करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनको हार्ट अटैक हुआ, जो हम लोग भी जानते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पोस्ट कार्डिक यंग एज में हार्ट अटैक हुआ। तो एक कोविड है, हार्ट को इफेक्ट करता है, पोस्ट कोविड में भी मायोकार्डाइटिस कर सकता है, रिदमियास कर सकता है, हार्ट रेट को कम ज्यादा कर सकता है, हार्ट ब्लॉक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, एमआई कर सकता है। तो इसलिए आपको पोस्ट कोविड कम से कम 1 से 2 महीने पूरी चीजों का ध्यान रखना है कि अपने वाइटल्स मॉनिटर करते रहना है। जो डॉक्टर ने डिस्चार्ज के समय आपको सलाह दी, जो दवाइयां दी, जो डायबिटीज कंट्रोल किए हैं, जो स्टेरॉइड बीन ऑफ करने सही से, उन सबका ध्यान रखना है। आपको ब्लड प्रेशर की दवाई है या आपकी और थायराइड की दवाई वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा अपने वाइटल्स मतलब हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर दिन में 2 से 3 बार चेक करते रहें। जरूरत के हिसाब से अगर ज्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप मॉनिटरिंग को फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, मीन्स हो सकता है आपको हार्ट की वजह से हो सकता है, लंग की वजह से हो सकता है, या आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, आपको लग रहा है आपको अपनी हार्ट बीट फील हो रही है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, आपका बीपी कम हो रहा है बहुत, या आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या हार्ट रेट बहुत कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें अर्ली डायग्नोसिस के लिए। दूसरा, अगर आपके दूसरे इन्फेक्शन जो बता रहा हूँ, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस से फंगस है, अगर आपको लग रहा है स्किन में रैश हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लैकनेस हो रही है, नेजल स्वेलिंग हो रही है, नाक में पेन हो रहा है, साइनसेस के आसपास पेन हो रही है, फेशियल स्वेलिंग हो रही है, या आपको गले में खराश लग रही है, साथ में लग रहा है कि चेस्ट पेन है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर या आपको लग रहा है पेट में भी कुछ दिक्कत है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, पेट दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये म्यूकोरमाइकोसिस है। इसने कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स हैं, इसने आपको अफेक्ट किया है, या आंख में कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, डिप्रोपिया दिख रहा है। तो ये सब चीजें अगर ऐसी हैं, अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस बताती है कि आपको या तो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, या कोई दूसरा ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ है, कोई दूसरे किसी फंगस ने, किसी बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इन चीज की जांच कराएं और तुरंत इलाज कराएं। दूसरी बात, पोस्ट कोविड में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया रखना जी, कि हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हाइजीन का वैसे भी पोस्ट कोविड में ध्यान रखना है, दूसरे इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ओरल हाइजीन, मतलब आपको बीटाडीन या नॉर्मल गार्गल्स खाने पीने के बाद हर बार कम से कम 2 से 3 बार जब भी करते रहें, आप अपना नेजल क्लीनिंग करते रहें, हाथ बार बार धोते रहें, नहाते रहें दिन में 1 से 2 बार एटलीस्ट, सो दैट स्किन में भी कोई इन्फेक्शन हो तो वो क्लीन अप हो जाए। तो
पर्सनल हाइजीन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो अगर कोई इन्फेक्शन हो भी रहा होगा तो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जितने डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इन सब की इम्यूनिटी ब्रीच हो जाती है, तो उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर शुरुआत में मालूम हो जाएगा तो किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने में डॉक्टर्स के लिए भी आसानी होगी, मरीज की भी हालत उतनी ज्यादा बुरी नहीं होगी। लेकिन अजय अरोड़ा जी, शहरों में तो आसान होता है, लोग टीवी के जरिए या फिर नेट के जरिए बहुत से ऐसे साधन होते हैं जिनसे ये सब जानकारी जुटा लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं, इन सब बातों का ख्याल भी हो जाता है। लेकिन उन गांवों के इलाकों को लेकर आप क्या कहेंगे जहां अभी भी कोरोना को लेकर जानकारी नहीं है? ब्लैक फंगस तो अभी दूर की बात है। बिल्कुल रचना जी, हमें एजुकेट करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, और टीम कमेटी बनानी पड़ेगी, टीम डिप्यूट करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को समझा सके कि कोरोना क्या है और ये ब्लैक फंगस क्या है। जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, इसकी जो मेडिसिन है एम्फोटेरामाइसिन, इसकी अभी शॉर्टेज भी है, क्योंकि 6 कंपनियां बना रही हैं और 3,80,000 बनाती हैं। इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए या आयात, जैसे अभी गुलेश शेख जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 कंपनियां और आ रही हैं। उसका स्वागत है। और जब तक इंपोर्ट का भी, जैसे हमने बात की, राज्यों को भी बोल दिया कि इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इंपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने पूरा बता दिया, एक बात रचना जी मैं डॉक्टर से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, उनको भी हो सकता है ब्लैक फंगस? मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से है, क्योंकि टेक्निकल वो है कि 2 डोज लगने के बाद भी हो सकता है ये वैक्सीन की। डॉक्टर डीके गुप्ता, बता दीजिए। अरोड़ा जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो 2 वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का तो इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, बट कोरोना का इन्फेक्शन होगा भी तो माइल्ड होगा, बहुत सीरियस नहीं होगा, और डेथ होने के चांसेस बहुत कम होंगे, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। म्यूकोरमाइकोसिस से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस का लेना देना है वो आपकी जो इम्यूनिटी है वो किस तरह की है, मतलब आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल तो नहीं है, आपको स्टेरॉइड लंबे समय तक तो नहीं दिया, आपको आईवी फ्लूइड तो लंबा नहीं दिया, आपको आईवी एंटीबायोटिक्स, इसका वैक्सीन से लेना देना इतना नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएगी कोरोना से, कोरोना के इन्फेक्शन से, कोरोना के होने की वजह की, कोरोना से होने वाली बीमारी की वजह से, या कोरोना के होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचाएगी और डेथ से बचाएगी। तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो आपको म्यूकोरमाइकोसिस से नहीं बचाएगी। हाँ, इनडायरेक्टली बचा सकती है कि जैसे कोरोना का वैक्सीन लग गया है तो आपको बीमारी नहीं हुई, तो इसका मतलब आपको आईवी एंटीबायोटिक्स नहीं लगेंगे, आपको स्टेरॉइड नहीं लेने पड़ेंगे, और लंबे समय तक हो सकता है आपको आईसीयू में भर्ती ना होना पड़े, तो इनडायरेक्टली आपको बचा सकते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, एक प्रश्न ये था मेरा कि 2 वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद कोरोना हो गया, कोरोना ठीक हो गया, उसके बाद क्या ब्लैक फंगस हो सकता है? वैक्सीन या ब्लैक फंगस की बात कर रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, कोरोना की जो वैक्सीन है कोरोना से प्रिवेंट करती है, आपको कोरोना से बचाती है, वो भी इन्फेक्शन से नहीं बचाती है। ये कोरोना की डिजीज से, बीमारी होने से बचाती है, अगर बीमारी होती है तो उसकी सीरियसनेस से बचाती है, कॉम्प्लिकेशन से बचाती है और डेथ से बचाती है। बट ब्लैक फंगस से वैक्सीन नहीं बचाती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बचाती है कि अगर आपको कोविड नहीं होगा तो हो सकता है स्टेरॉइड ना लेना पड़े, आपको भर्ती नहीं होना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ेगी, ह्यूमिडिफाइड, बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण इस टाइम माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हम लोगों ने यूज करी है मेडिकल कन्वर्जन करके, और जो लोगों ने घर पे ऑक्सीजन यूज करी है बहुत सफाई से यूज नहीं करी है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया। जो पानी की बोतल उसमें ह्यूमिडिफायर होता है, जो उसको हम पानी डालते हैं उसको सही से डिस्टिल्ड वाटर यूज नहीं किया गया, उस पानी को चेंज नहीं किया गया बार बार। जो मास्क यूज करेंगे वो मास्क चेंज नहीं हुए, रेगुलर मास्क को चेंज करना होता है हर 24 घंटे में, और लोगों ने मुझे लगता है 7-7 दिन यूज करें, तो कहीं ना कहीं इन सब हाइजीन कंडीशन का, लास्ट टाइम भी कोविड लहर आई थी तब तो म्यूकोर इतना नहीं आया था, म्यूकोरमाइकोसिस के रेयर केसेस भी नहीं दिखे थे हमें, अब तब भी डायबिटिक पेशेंट थे, तब भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किए थे, बट इस समय ज्यादा देखेगा तो कहीं ना कहीं पर्सनल हाइजीन और जो हमने मेडिकल इक्विपमेंट और जो ऑक्सीजन इक्विपमेंट यूज करें उनमें जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया, ये भी बहुत बड़ा कारण है। हाइजीन का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है, चाहे आप घर पर रहकर आइसोलेट होकर कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई है, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के तरीकों पर हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। कपीश जी, जो स्थिति फिलहाल की है, गांव का हाल सबसे ज्यादा बुरा है, कोरोना को लेकर अवेयरनेस नहीं है, इस बीच ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग कह रहे हैं, जैसे कि दावा करते हैं कि हम लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में आप पहुंचे क्या, वहां स्थिति कैसी नजर आती है? देखिए रचना जी, ग्रामीण अंचल के अंदर आज भी वो जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए। ये जरूर है कि क्योंकि अब वहां मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई हुआ है, तो लोगों में एक दहशत का माहौल है, अब लोग समझना शुरू किए। और हम लोगों के जो कार्यकर्ता गांव-गांव के अंदर हैं, वो भी मदद कर रहे हैं उनको इस चीजों के लिए।
कि उनको इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। और चूंकि गांव में कोई जांच नहीं हो पा रही है, ऐसे सिलसिले में हमारे कार्यकर्ता ये भी समझा रहे हैं कि अगर किसी को बुखार आ रहा है, बदन में दर्द है और सर्दी है, खांसी है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो बुखार आते ही वो कोरोना प्रोटोकॉल के फर्स्ट स्टेज की जो दवा है वो बाकायदा हम लोग स्लिप बना के दे रहे हैं, जो कि प्रिस्क्राइब की गई है IMH के द्वारा। हाँ। उनको हम लोग कहते हैं कि आप जांच से पहले ही इसे शुरू कर दें। हाँ। जो अगर विक्टिम की 3 दिन की दवा है, एजिथ्रोमाइसिन की जो है वो 5 दिन की, और डेक्सीसाइक्लिन जो है 1 हफ्ते की दवा है, और बाकी जो विटामिन है वो 15 दिन की। उसके बाद आप कराते रहें, ये हम लोग समझा रहे हैं। और कुछ ना कुछ जरूर अवेयरनेस आई है, लेकिन जिस स्तर पे आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण भारत के अंदर अभी शिक्षा का उतना अभाव है, और दूसरा कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। दिक्कत का कारण मैं सहमत हूँ इस बात से। गांव में जगह जगह से तस्वीरें ऐसी सामने आ गई हैं कि कोरोना को खत्म करने के लिए महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, पूजा कर रही हैं, पूजा के जरिए कोरोना को भगाने की कोशिश, या फिर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। हवन यज्ञ करना या पूजा करना, इसमें कोई खराब नहीं, बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन इस वक्त में इकट्ठा होकर खतरे को मोल लेने जैसी बात लगती है। गुलरेज साहब, आपको लगता नहीं कि अवेयरनेस की कमी गाँवों के इलाकों में ज्यादा रह गई? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गाँव में मेरे जानने वाले लोग रहते हैं, बात जब उनसे होती है तो बताते हैं कि पिछले वाले घर में एक की मौत हो गई, इधर बगल वाले घर में एक की मौत हो गई, और मौत हो जा रही है, उन्हें ये तक मालूम नहीं कि ये कोरोना से डेथ हुई है। मतलब जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने किसी तरह से डिस्टेंस नहीं रखा, सब लोग साथ में ही थे। ऐसे तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए रिश्ता दोनों चीजें हैं कि कुछ हद तक अवेयरनेस की भी कमी है, और कुछ हद तक हम सब कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से ही बिलोंग किए हैं, आज नहीं तो कुछ साल पहले तक बिलोंग किए हैं। तो हमारी जो मान्यता है कि नहीं हमको नहीं होगा, या हमारे ग्रामीण अंचल में हम लोग जो कई बार मानते हैं कि नहीं ये सब तो शहरी बीमारियां हैं और ये सब अफवाहें हैं, इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और हुआ है। और देखिए कोरोना एक ऐसी चीज है कि जिसको आज के समय जानते सब है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा गांव हो या देहात हो जहां नहीं जानते कि कोरोना में आपको दूरी रखनी है या मास्क पहनना है या घर में रहना है, सब जानते हैं। लेकिन ये वैसा ही है कि अभी कुछ दिनों पहले तक की स्थिति ये थी कि जब टीका लगाने की बात चल रही थी तो हमारे खुद के डॉक्टर फैकल्टी, मेडिकल फैकल्टी के लोग भी परहेज कर रहे थे, अब लगा रहे हैं। और डॉक्टर गुप्ता से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा था, हमारे मेडिकल दोस्त जो थे वे खुद परहेज कर रहे थे कहीं ना कहीं उस समय, और उसको अवॉइड कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे गाँव में भी अवेयरनेस तो है पहले से, लेकिन अब वो चीजों को संजीदा रूप से ले रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, चाहे माध्यम अलग अलग हो, चाहे हमारे गांव के जो नेटवर्क हो, सरपंच हो, कार्यकर्ता हो, पॉलिटिकल पार्टीज के, जैसे अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, हमारे भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ये तो बिल्कुल हो रहा है और अवेयरनेस बहुत जरूरी भी है। आपने कहा ब्लैक फंगस की दवा बाकी देशों से इंपोर्ट की जा रही है ताकि किसी तरह से कमी ना हो। वैक्सीन को लेकर स्टेटस क्या है सर? क्योंकि आपने कहा हाँ एक वक्त ऐसा था जब लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, जिसमें खुद फ्रंट लाइन वर्कर्स भी शामिल थे, लेकिन आज की डेट में हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है। लेकिन वैक्सीन जब है नहीं, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो जाएंगे, वैक्सीन कैसे लगवाएंगे लोग? नहीं रिश्ता वैक्सीन की ये बात सच है कि डिमांड एंड सप्लाई में जो अंतर है वह है, लेकिन उसको भी सरकार रैंप अप कर रही है, विदेश से भी मंगवा रही है। और अभी स्पुतनिक 5 भी आ चुका है, दूसरे भी वैक्सीन आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है, तो भारत बायोटेक ने अपनी कैपेसिटी कई गुना बढ़ा दी है, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। अगले महीने तक मुझे पूरी अपेक्षा है कि ये वैक्सीन की जो किल्लत है वह खत्म हो जाएगी। और आप देखिए दिन प्रतिदिन हम नए आयाम को उस पर तय कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेट करने वाला राष्ट्र है, लेकिन सच बात है कि वैक्सीन की कमी है और दुनिया भर में कमी है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का हाल ये है जहां पर कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। आप कह रहे हैं अगले महीने तक वैक्सीन आ पाएगी, मतलब अभी ये महीना ऐसे ही गुजरेगा, अगले महीने में अंदाजा कब तक है कि वैक्सीन लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं देखिए वैक्सीन का सप्लाई तो हर रोज के हिसाब से हो रही है, प्रतिदिन के हिसाब से हो रही है। अगले महीने का मैं कह रहा हूँ कि उसमें काफी इजाफा हो जाएगा, कि नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस में काफी इजाफा होगा। मैं इसके विषय पे कह रहा हूँ। तो ये बात सच है कि महानगरों में
किल्लत थोड़ी ज्यादा है। कंपैरेटिवली छोटे शहरों में किल्लत कम है। यदि आप कोविन आप ऐप खोल के देखें, कोविन की जब आप ऐप खोलेंगे या वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे नगर का आप नाम डालें तो आपको ज्यादा ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के या येलो कलर के स्लॉट मिलेंगे कंपेयर टू रेड स्लॉट्स। गुलरेज साहब, कम से कम मैं इस बात में आपकी तारीफ करूंगी, अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें स्वीकारने से आप हिचकते नहीं और बेकार की चीख चिल्लाहट या फिर बेकार इधर उधर के मुद्दे बीच में लाते नहीं। बात हो रही है, अच्छे से हो रही है और सकारात्मक तरीके से हो रही है, तो बात करने में भी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, गांव के लोगों से अगर आप बात करें, मिलें, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमसे कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी वो जी रहे हैं। ओरिजिनल खाना पीना होता है, सब कुछ ओरिजिनल, दूध होता है, घी होता है। ऐसे में उनका जो शारीरिक व्यायाम है वो भी ज्यादा होता है, खेत खलिहान में काम करने होते हैं, घर का सारा काम होता है। मतलब अभी तक जो मेरी नजर में मैं समझती हूँ कि गाँव के लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, जल्दी से बीमार नहीं होते। लेकिन अब कोविड काल में, क्योंकि आप कह रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, अच्छी रहती है, तो उस पर कम प्रभाव रहता है कोरोना का। लेकिन गांव में जो डेथ हो रही है वो परेशान इसलिए कर रही है कि गांव के लोग तो बड़े स्वस्थ होते हैं। देखिए रचना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांव में जो लोग होते हैं, गांव में जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, उनका एक्सपोजर रहता है काफी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, इवन फंगल इन्फेक्शन से। तो नॉर्मली उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं हर चीज के लिए। प्लस उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छी खासी होती है, खेतों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो है, बट ये वायरस इतना खतरनाक है, हम इसको उल्टी तरह समझते हैं कि वायरस इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा वायरुलेंट है कि ज्यादातर लोगों को निमोनिया कर रहा है। यंग लोग जो है हम देख रहे हैं, जो 32 साल 35 साल, डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर मान रहे होंगे, ऐसे ऐसे लोग हमने डेथ देखी है 25-27 साल वालों की, जो हेल्दी थे, जिनको कोई कोमोबिड कंडीशन नहीं थी, बिकॉज वायरस इतना वायरुलेंट था, इतना खतरनाक था, ये अंदर जाके हर व्यक्ति के अंदर जाके निमोनिया कर रहा था, ARDS कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन कर रहा है। तो जब वायरस, जो दुश्मन खतरनाक ज्यादा होगा, तो हम कितने भी सक्षम होंगे, हमारी एंटीबॉडी कितनी भी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी होगी, तो भी हमें हारना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर हारने से बचना इस वायरस से, तो हमें प्रिवेंटिव एक्शन पे काम करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन है। और दूसरा, जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगता, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सच में ही सप्लाई और डिमांड में गैप है, इस समय बड़ा गैप है, उसको अगले 4-6 महीने लग जाएंगे पूरा करने में, तब तक हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना चाहिए। और अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट, मतलब अगर किसी को गांव में सिम्टम्स हो रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द या पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कुछ भी ऐसे सस्पेक्टेड सिम्टम हो रहे हैं, सबको पता है सिम्टम, थकान भी हो रही है, तो भी अपने कोविड को आइसोलेट करना चाहिए, तुरंत जांच करनी चाहिए और तुरंत अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट। मैं कह रहा हूँ बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। जितने लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, घूम रहे थे, जिनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, ये इसीलिए हो रहे थे कि एक हफ्ता 10 दिन उन्होंने घर पे बिता दिए, ये सोच के कि मुझे कोविड नहीं, मुझे कोई फ्लू हो गया है, मुझे कोई कोल्ड हो गया है, मुझे किसी और वायरस ने जकड़ लिया है, मैंने दही खा लिया था, मैंने आइसक्रीम खा लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो उस वजह से जो भ्रम फैला लेते हैं ना, और बीमारी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, बीमारी को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जो वायरस है वो गले से और नाक से पहुंच के छाती में पहुंच जाता है। और जब निमोनिया हो जाता है, जब हम देखते हैं सिटी स्कोर 15 से ज्यादा हो गया है, तब फिर हमें भी स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, हमें भी IV एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, हमें भी IV फ्लूइड देना पड़ता है, पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म हेमोडिफाइड ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो इन सब की वजह से ही जो म्यूकोरमाइकोसिस का आप देख रहे हैं हुआ है, वो इन्हीं की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हाइजीन अच्छा नहीं था, और साथ में जो मैंने इतने सारे फैक्टर्स बताए कि लेट डायग्नोसिस हुई, लोगों ने लेट पहचाना कि हम कोविड से हो सकते हैं। जब तक उनका सेचुरेशन 70 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है, उनको लगता है अब तो कोविड ही है, तब वो भागते हैं। तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बीमारी के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। हम सबको मानना चाहिए कि हम जो है ना, हम अमृत पी के नहीं आए, हम सबको कोविड हो सकता है। जिसको एक बार हो चुका 2 बार हो सकता है। हम ये समझते हैं कि हमें एक बार हो चुका दोबारा नहीं होगा, हमें वैक्सीन लग गया तो हमें नहीं होगा, हम मास्क लगा के घूम रहे हमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी हो सकता है, कोई भी। अब जब देख रहे हो ना, गृह मंत्री नहीं बच रहे, फाइनेंस में दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों को हो गया है, उनके पास Z+ सिक्योरिटी होती है, पता नहीं कितने इतने लोग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब सबको हो सकता है, ये वायरस तो अदृश्य है, सब बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये अदृश्य वायरस है। जब अदृश्य वायरस है, दिख नहीं रहा, तो कहीं से किसी को। अब जब आपने री इन्फेक्शन का नाम लिया है, तो ये भी आपसे पूछूंगी कि री इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है, कोई दोबारा से कोरोना संक्रमित हो गया है, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना की पहली लहर भी हमने देखी, लेकिन दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरा इसमें नजर आता है और बहुत ज्यादा दहशत भी लोगों में देखी जा रही है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर
एक शख्स 2 बार कोरोना संक्रमित हो चुका है और यही डॉक्टर साहब से पूछना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर डीके गुप्ता, अगर कोई दोबारा से संक्रमित हो गया है तो क्या पहले से एंटीबॉडीज होंगी तो सरवाइव करना आसान होगा या फिर दूसरी बार संक्रमित होने पर खतरा ज्यादा होगा? देखिए, थियोरेटिकली बात करें तो ऐसा लगता है कि अगर कोई पहले बार इन्फेक्शन हो गया किसी को तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं तो दूसरी बार इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर होता भी है तो उसको माइल्ड इलनेस होगी, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूँ, जब ये वायरस नया है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इवन डेंगू में उल्टा होता है इसका। डेंगू जो होता है, डेंगू में अगर पहली बार कोई संक्रमित हुआ अगर दूसरी बार होता है तो दूसरी बार ज्यादा सीरियस डेंगू होता है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप पहली बार संक्रमित हो गए हो तो हो सकता है आपका होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा तेज हो, ज्यादा इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बने, कोविड स्ट्रॉम के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए या आरडीएस के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस समय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन अगर आपको हो भी गया है तो भी प्रिवेंशन का ध्यान रखें, दोबारा ना हो कि दोबारा कुछ ना कुछ तो डैमेज करके जाएगा ही जाएगा। प्लस अगर आपका होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बहुत एग्जैजरेटेड हो गया, मतलब आपकी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा भी बनने लगी तो भी खतरनाक है, तो भी कहीं ना कहीं आपकी जो लंग्स है, दूसरे ऑर्गन्स है, उनको ये उसमें करेगा, चपेट में लेगा, डी डाइमर बढ़ जाएगा, आपका IL-6 बढ़ जाएगा, आपके TNF जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाएंगे, वो इनडायरेक्टली आपके दूसरे अंगों को डैमेज करेंगे। वायरस को तो मारेंगे, वायरस को मारने के साथ साथ जो दूसरे अंग, जो दूसरी कोशिकाएं आपकी बॉडी, उनको भी डैमेज करेंगे, तो उससे आपका नुकसान होगा। तो कृपया करके दूसरी इन्फेक्शन को भी बचाने की कोशिश करें, और अगर आपको री इन्फेक्शन होता भी है तो तुरंत उसकी अर्ली डायग्नोसिस कराएं, अर्ली जांच कराएं, अपना ट्रीटमेंट, उपयुक्त ट्रीटमेंट लें, सो दैट कि कोई भी रिस्क से बचे रहें। डॉक्टर गुप्ता, एक बात और बताइए, मैंने कई केसेस ऐसे सुने कि कोई सिम्टम नहीं था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, टेस्ट कराया, पॉजिटिव आए और पॉजिटिव जानते ही कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया। ये मनोदशा पर कंट्रोल कैसे करें, और क्या ये संभव हो सकता है कि घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाए, डर इतना ज्यादा हावी हो जाए कि अचानक से मौत हो जाए? देखिए, एकदम डर से मौत नहीं होती है। नॉर्मली ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम होती है, और वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ किसी और बीमारी की वजह से एग्जैजरेट हो जाती है। तब इनका जो है, मान लीजिए किसी को हार्ट में ऑलरेडी किसी की ट्रिपल वेसल डिजीज है, उसकी आर्टरीज ऑलरेडी 70-80% ब्लॉक्ड है और वो नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा था, सडनली उसको स्ट्रेस आता है, वो चाहे कोविड की वजह से हो, चाहे किसी सर्जरी की वजह से हो, चाहे कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, सेप्टिमिया सीमिया की वजह से हो, न्यूमोनाइटिस की वजह से हो, तो उसके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। और जब ज्यादा पंप करेगा या नॉर्मल स्ट्रेस भी हो तो उसकी रिक्वायरमेंट हार्ट की बढ़ जाएगी, हार्ट की ब्लड सप्लाई और उसकी अपेक्षा कम हो जाएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। जब भी किसी हृदय की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है और उसको उतनी मात्रा में ना मिले, बिकॉज वो हार्ट की जो आर्टरी है वो ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, उनकी जो धमनियां हैं, आर्टरी जब पतली हो गई, कमजोर हो गई, उनमें ब्लड सप्लाई पूरी जा नहीं सकती है, ब्लॉक हो रखी है, तो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। इसी को मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इसलिए हम सब बता रहे हैं कि आइडियली क्या करना चाहिए, 35 से ऊपर के लोग हैं उनको हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अपना इको है, TMT है, ECG है, बेसिक ब्लड टेस्ट है, थायराइड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल है, जो खास करके जो रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज के या किसी और डिजीज के, वो आपको कराते रहने चाहिए। और इस तरह की जागरूकता से ही ये जो अचानक से केसेस बिगड़ जाते हैं या मौत जैसी स्थिति होती है, इससे बचा जा सकता है। कपीश जी, चूंकि कोरोना की बात हो रही है, अखिलेश यादव अभी स्वस्थ है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हुए थे, लगभग दोनों एक साथ हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं जगह जगह दौरे कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई कमी ना हो। नहीं, बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हम सारे लोगों को अपने दिशा निर्देश में प्रत्येक गांव के अंदर कार्य हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से समाजवादी रसोई का भी शुरुआत किया गया है और जो फर्स्ट स्टेज की दवा है उनका किट बना करके भी गांव-गांव का वितरण किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1 अप्रैल है गुलराज शेख जी से, क्योंकि वो स्वयं में भी एक डॉक्टर है जी। ये सबको मालूम है कि जब कोरोना हो जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है व्यक्ति का और 3 महीने तक हाईली रिस्क पर वो व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है, हाइपरथीमिया भी हो सकता है, उसके अंदर व्हाइट फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब पटना में व्हाइट फंगल इन्फेक्शन क्योर किया गया। सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि जहां लॉकडाउन चल रहा है जिन शहरों के अंदर, जिन राज्यों में, वहां जो सरकार की अपनी OPD की व्यवस्था वो पूरी तरह से बंद है। मैं ये चाहता था कि अगर कहीं अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा
ओपीडी शुरू किया जाए गरीबों के लिए, क्योंकि अगर वो कोविड से संक्रमित हैं तो उनके बीपी की मॉनिटरिंग जरूर हफ्ते में 1 दिन होनी चाहिए। उनका सीपीआर टेस्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर जो है वो खून के थक्के जम रहे हैं, या इस तरह की जो फंगल इन्फेक्शन की चीजें हैं और इम्यूनिटी कमजोर होने पे ये हावी हो जाती है म्यूकोरमाइकोस। तो इस सब चीज पे नजर, सही कहा मैंने ये देखा सही है, कहा आपने। मैंने ये देखा है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सेविंग्स तो खत्म हो गई है, हैं, जिनकी सेविंग्स तो खत्म हो गई हैं। और गुलरेज शेख साहब, जरूरी बात कहना चाहता हूँ, एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे ज्यादा जो हम लोग ने दिक्कत देखी है अपने, मैं तो खुद भी कोविड पॉजिटिव रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार रहा है, बावजूद उसके जो हमारे मोहल्ले में और हम लोग जहाँ स्वस्थ होने के बाद विजिट कर रहे हैं, हमने देखा है कि लोगों में ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जा रहा है, लोगों के अंदर शुगर अचानक बढ़ जा रहा है। और ये पोस्ट कोविड ही हो रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि वो पहले से था, लेकिन उसको ये समस्या आज ज्यादा बढ़ रही है, जिसके वजह से किडनी फेल्योर तक की समस्याएं सामने आ रही है। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जहां पर भी लॉकडाउन चल रहा है, ओपीडीज बंद है, सरकार से विनती है कि गुलराज शेख जी हम लोग की वहां तक बात पहुंचावे कि ओपीडी गरीबों के लिए शुरू की जाए। पैथोलॉजियों में कुछ जो जरूरी टेस्ट है, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल का हो, चाहे सीरम क्रिएटिनिन का हो, चाहे हमारा सीपीआर टेस्ट है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सही कहा कपिल जी। और ये वक्त ऐसा है ना, सिर्फ गरीब नहीं, लोअर मिडिल क्लास की भी बड़ी बुरी हालत है। मिडिल क्लास की जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई हैं। अब गुलरेज साहब, एक तरफ हम डॉक्टर्स को भगवान कह रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, जिसमें कि दो राय कुछ है नहीं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन अस्पतालों ने बहुत बड़ा मुंह खोला है एडमिट करने के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, इलाज के नाम पर, कंसल्टेंसी के नाम पर। ऐसे में क्या करें आम लोग जिनकी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, इलाज कराना ही है, ऐसे लोगों को देखते हुए कोई व्यवस्था होगी क्या? देखिए, एक तो जो आयुष्मान की योजना है उसके अंतर्गत कोविड को रखा गया है, वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवस्थाएं भी की हैं। जैसे मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो मध्य प्रदेश ने आयुष्मान कार्ड धारी को यदि कहीं पर भी जाता है तो उसको कैशलेस करना और अनिवार्य रूप से उसका उपचार करने का प्रावधान किया है। वो नहीं करता है कोई अस्पताल तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का भी विशेष प्रावधान किया है। तो ऐसा अलग अलग जो है राज्य अलग अलग तरह से योजना बनाकर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे समाजवादी मित्र ने कहा, देखिए ये भी हो रहा है, जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो स्पेशल डेडिकेटेड टास्क फोर्स की परसों वहां पर स्थापना की गई है, और ये इसी के लिए की गई है कि जो ये ब्लैक फंगस का प्रकोप आया है कोविड को मिलाकर, तो उस पे जो वहां मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं और विशेष डिपार्टमेंट्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी है उनके समावेश से बनाई है और एम्पावर्ड कमेटी के रूप में बनाया है, ताकि उसके लिए जो भी करना है वो डेडिकेटेड रूप से कर सके। लेकिन जब ये हम बात कर रहे थे कि हमारे मित्र पूछ रहे थे कि ये देखा गया है कि जो कोविड पॉजिटिव केसेस होते हैं उनमें डायबिटीज भी हो जाती है, बिल्कुल हो सकती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं कोविड का जो वायरस है उसकी वजह से भी वह भी इंड्यूस कर सकता है। और डेफिनेटली जब भी आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, शुगर लेवल आप कंट्रोल नहीं है, तो फिर ब्लैक फंगस का भी प्रकोप आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है। तो अपने शुगर के लेवल्स को सभी को मेंटेन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, स्पेशली फॉर डायबिटिक्स। कई लोग तो अवेयर नहीं है, कई जगह लोगों के पास पैसे नहीं है, ऐसे कई लोगों से बात होती भी रहती है जहां फंड्स की कमी है, अस्पताल नहीं पहुंचते कि टेस्ट कराना पड़ेगा, बड़े टेस्ट होंगे, पैसा खर्च होगा। अजय जी, ये तो एक स्थिति है ही, और आप भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच उन किसानों को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो आज भी अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर हैं। एक बार फिर से किसानों ने कह दिया है सरकार से कि बातचीत की पहल करें, हम भी घर जाना चाहते हैं, कोरोना का खतरा जरूर है, औरों के लिए खतरा नहीं बनेंगे, लेकिन बातचीत तो करें, समाधान तो निकालें। बिल्कुल रचना जी, आज 6 महीने हो गए किसान सड़कों पर हैं, और तीन जो बिल आए थे कि वो वापस होने चाहिए, हम भी सरकार से अपील करते हैं कि तीनों बिल वापस लें। अभी जब बात चर्चा चल रही थी, डॉक्टर साहब ने, गुलरेज भाई ने, सबने बताया डायबिटीज के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। मेरा एक प्रश्न ये है रचना जी, जिनको कोविड हो रहा है और वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो जो उनके मेडिक्लेम की सुविधाएं हैं, तो आजकल जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं प्राइवेट, वो कहते हैं जी हमें कोई पैनल नहीं चलेगा, कोई इंश्योरेंस, कोई मेडिक्लेम नहीं, आप हमें कैश जमा कराइए। एक बात। दूसरी बात, गुलरेज भाई मध्य प्रदेश से आते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, जैसे हमारी सांसद
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हैं। हाँ। हम कोई भी बात करते हैं, जैसे वैक्सीनेशन की बात है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं, गुलरेज भाई भी बोलते हैं, कपिल जी भी, हम सब, डॉक्टर गुप्ता भी बोल रहे हैं हाँ। कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि वैक्सीनेशन से ऊपर गौमूत्र है। तो जहां तक अंधविश्वास की बात भी है, हमें जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पूरा देश, पूरा समाज देखता है उनको। तो इस प्रकार से जब तक जस्टिफाइड ना हो, हाँ। ऐसी बातें भी सामने नहीं आनी चाहिए। गुलरेज जी और जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। देखिए, हमारे काबिल दोस्त ने जिस प्रकार की बात की, बड़ा स्पष्ट कहता हूं मैं कि यह पार्टी की राय नहीं है, यह साध्वी जी की खुद की राय है। हाँ। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि कल ही आपके इंडिया वायरस कहा है, कोरोना वायरस को, उसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करने का आप कष्ट करें। उन्होंने एक झूठा आक्षेप लगाया है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई मध्य प्रदेश में। हो सकता है उनको ऊपर हम उस पर कार्रवाई भी करें, FIR भी लॉन्च करें। और अभी आप गौमूत्र की बात कर रहे थे, तो मध्य में नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थे, UPA 2 के कार्यकाल में डेप्यूटी होम सेक्रेटरी भारत सरकार के पास गए थे कुछ कागज बदलवाने के लिए, और जब उन्होंने मना किया था तो उन्होंने कहा था कि लोग तो राहुल गांधी का पेशाब पीने को तैयार है, आप इतना सा काम नहीं कर सकते। तो कहां गौमूत्र, कहां पप्पू मूत्र। अरे गुलरेज जी, ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छी नहीं लग रही। अभी तो मैं तारीफ कर रही थी कि कितनी अच्छी डिबेट हो रही है। नहीं, इन्होंने पॉलिटिक्स करी ना, तो फिर मैं पॉलिटिक्स जवाब दे रहा हूं। ऐसे तो त्रिवेंद्र रावत ये भी कह रहे हैं कि कोरोना भी एक जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। रचना, वो उनका पर्सनल मामला है, पार्टी का विषय नहीं है। हम ऐसी बातों को नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम हम समझदारी दिखाएंगे, कम से कम हम समझदारी दिखाएंगे। गुलरेज जी, किसानों को लेकर जवाब दे दीजिए एक बार। देखिए, किसानों का विषय जहां तक है, तो इसमें अभी राजनीति, किसानों ने कहा है कि सरकार परिपक्वता दिखाए। नहीं कृष्णा, बड़ी मैं स्पष्टता है एक बात कह रहा हूँ कि जो लोग भी अभी कहीं पर भी ग्रुप्स बनाकर कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो खुद की जानों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ भी कर रहे हैं। जिस समय सारी चीजें इस प्रकार की बंद हो जानी चाहिए, यदि कोई अपने पॉलिटिकल हित सिद्धि के लिए जारी रखता है तो गलत कर रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अपने घर जाएं। आपके पास जितने भी ऑफर्स सरकार के आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हालात सुधर जाने दें। अभी अपने आपको भी रिस्क पे मत डाले प्लीज। तो ये इनिशिएटिव सरकार ले ले, ये सरकार की तरफ से कह दिया जाए कि अभी आप लोग घर जाइए, बाद में हम बात करेंगे। सरकार की तरफ से तो कहा गया है, कई बार कहा गया है, सरकार ने ये कहा है कि जितने हमने आपको ऑफर्स पहले दिए थे, आज भी उतने ही किसानों को ऐसा लग रहा है, किसान जो सड़कों पर बैठे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है। जो बैठे हैं किसान सड़कों पर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है हमारी। कोई तो समझाने का काम करे, कोई तो पहुंचे उनके पास। देखिए रचना, इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है, ये विषय राजनीतिक से अभी ऊपर उठने का समय है। मैं बस इतना कहूंगा, मैं राजनीति करने का मेरी इच्छा भी नहीं, जो वातावरण चल रहा है, कि अपने घर पर जाए प्लीज। बाकी सब अजय जी 10 सेकंड में बोल दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। रचना जी, मेरा सरकार से अपील है और गुलरेज साहब से भी कि किसानों की बात मान लें और हम कोरोना से भी बचा लेंगे उनको, और जो उन पे ये 3 बिल थोपे गए हैं, हाँ। उससे भी निजात मिल जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अजय भाई, अभी पॉलिटिक्स मत करें प्लीज। ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है सर, भाई, नहीं, अगर पूरी डिबेट में चीख चिल्लाहट नहीं हुई तो अभी भी नहीं होने दूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलरेज साहब, साथी अजय अरोरा सर, कपिल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर DK गुप्ता, जिन्होंने अच्छी और खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोरोना हो या फिर ब्लैक फंगस हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और हाँ, जो एहतियात आप अभी बरत रहे हैं वो आगे आने वाले वक्त में भी बरतिएगा। हम नहीं चाहते कि तीसरी लहर आपको और हमें परेशान करे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।